जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय का आया है उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिए कि उसमें बहुत सारे भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए गए, साथ ही हम उसका प्ले लिस्ट भी बना दिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली एक सेट प्रोवाइड करेंगे और टोटल इसमें आपको 12 सेट दिए गए। तो आपको यानी कि 12 दिन में हम इसे कम्प्लीटली सॉल्यूशन के साथ आपको इसका प्रोवाइड करने वाले थे। दोस्तों, यदि आप हमसे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइए और 12 सेट का आप 12 दिन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेट वॉल्यूम 2 का सेट नंबर पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप भी इसे खुद से ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो इसका कौन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी के बारे में कुछ जान ली तो लूनी नदी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई आपको हो गई 450 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही इसकी कभी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती है। आप देखते होंगे कि सहायक नदियों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लूनी नदी की सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपको कंडी इसकी हो जाएगी। इसकी जवई जो पूछी गई एक बार क्वेश्चन है कि जीवई किसकी सहायक नदी है, तो आपको लूनिक है। इसकी एक सकरी हो जाएगी एक सहायक नदी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र के बारे में कुछ जान लीजिए। शुक्र आपको सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह आपको शुक्र ही है। और भोर का और शाम का तारा भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध ये दोनों ऐसी एक ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो बोत्सवाना जो देश है इससे होकर विषुवत रेखा आपको नहीं गुजरती है। लेकिन मालदीव हो गया या फिर आपको केनिया या फिर सोमालिया, ये सब क्या है, इससे होकर आपको विषुवत रेखा गुजरती है। अब विषुवत रेखा के बारे में एक बार और जान लीजिए कि विषुवत रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायोराइट है जो आपको अवसादी चट्टान नहीं होकर यह कैसी चट्टान है? तो आपको यह आग्नेय चट्टान में आती है। और बाकी सभी क्या है? अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा से समृद्ध देश कितने हैं? तो वह कितने देश हो जाएंगे? तो आपको टोटल यह 7 देश दिए गए हैं जो आपको भारत की समुद्री सीमा से समृद्ध यानी कि सटे हुए हैं। यदि पूछ दिया कि भारत के समुद्री और स्थलीय सीमा से लगे टोटल कितने देश हैं, तो टोटल आपको जो समुद्री और स्थलीय से कह देगा तो वो कितने हो जाएंगे? तो टोटल आपको हो जाएंगे 3 देश हो जाएंगे। वह कौन कौन सा हो जाएंगे? तो आपको एक पाकिस्तान हो जाएगा, एक बांग्लादेश हो जाएगा और एक आपको म्यांमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही आपको पवन की जो विचलन है वो बाईं ओर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, तो वह कौन हो जाएगी? तो आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह बुल्लर झील जो है भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। और यह कहाँ स्थित है? तो आपको यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी पे आपको एक तुलबुल परियोजना है। क्या है? तो ये तुलबुल परियोजना है जो आपको बुल्लर झील पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक सबसे समृद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोचमपल्ली जो आपको हो जाएगा। जब भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था तो सबसे पोचमपल्ली आपको समृद्ध गांव था। लेकिन भूदान आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था यह भी आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे स्मॉल डेट के साथ याद रखिएगा। 18 अप्रैल 1951 में यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपको भारत में ही किया जाएगा। यह आपको भारत ने इसका आयोजन लगातार दूसरी बार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपमेय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है?
तो कौन सा कारण आपको मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि झूम कृषि नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको मिश्रित कृषि, फसल चक्र और बहुफसली कृषि ये सब मृदा उपाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रवांडा हो जाएगा। रवांडा से ये अपनी सीमा साझा नहीं करती है, लेकिन तंजानिया हो गया, केनिया, आपको युगांडा हो गया, ये सबसे अपनी सीमा साझा करती है। और विक्टोरिया झील आपको कौन सा अफ्रीका देश में पड़ता है? और ये अफ्रीका की यह क्या है? ये अफ्रीका की यह सबसे बड़ी झील है। अब विक्टोरिया झील से ही आपको याद रखिएगा कि जो नील नदी निकली है, यह कहाँ से निकली है? तो आपको विक्टोरिया झील से ही निकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेगूसराय को ही वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बाघ अभ्यारण्य, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो आपको पखुई जो बाघ अभ्यारण्य है, आपको ये अरुणाचल प्रदेश में। और पखुई के साथ आप पाके भी याद रखिएगा। पाके कहाँ का है? यह भी आपको अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन यदि ओरांग पूछ देगा तो यह असम का हो जाएगा। इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ का है। और डम्फा कहाँ का है? तो डम्फा आपको मिजोरम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो जैन धर्म के बारे में आपको असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये आपको क्या है? तो ये आपको असत्य दिया गया है। बाकी सब क्या है? तो बाकी आपको सत्य हो जाएगा। सत्य देख लेते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास करते थे, यह भी आपको सत्य दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपनी नगर योजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी सभ्यता आपको नगर योजन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल दीर्घकालीन था? तो सबसे दीर्घकालीन शासन आपको ऑप्शन नंबर सी यानी तुगलक वंश का हो जाएगा। तो इसका शासनकाल कब से कब रहा था? तो यह भी जान लीजिए, 1320 से लेके 1412 तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो यह किसके शासनकाल में किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसकी जो हस्ताक्षर हुई थी आपको 1765 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इस तरफ से कौन थे? तो सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको होने वाला है, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये आपको किसके खिलाफ किया था? तो आपको कालिंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये कालिंजर हो जाएगा। और यह हुआ था कब? इसका जो अंतिम जो सैन्य अभियान था ये आपको 1545 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको सत्य हो जाएगा। ये गवर्नर जनरल नहीं थे। ये जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो आपको कौन हो जाएंगे? तो वारेन हेंगिस्ट हो जाएंगे। कौन सा? तो आपको वारेन हेंगिस्ट आपको प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। बाकी सभी आपको सत्य दिए गए, तो सत्य के बारे में भी देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सत्य है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको सत्य दिया गया है। और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? जब क्रिप्स मिशन आया था तो भारत की तरफ से किन्होंने आधिकारिक वार्ता के रूप में भाग लिया था? तो कौन कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा यानी कि ये आपको सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो वो कौन सी घटना हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी, रोलेक्ट एक्ट जो हुआ था उसी के विरोध में यहाँ पर जलियांवाला जो बाग था उसमें आपको इन्हीं के खिलाफ किया गया था। और
तो उसी क्या है यहाँ पर घटना घट गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह कब हुआ था, तो इसे स्मॉल डेट के साथ ही आप जरूर याद रखिएगा। ये आपको 6 अप्रैल 1919 में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रस बिहारी बोस को। यदि श्रेय पूछ दिया जाता है तो रस बिहारी बोस को, लेकिन कह दिया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहली बार यानी कि जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। लेकिन इनके द्वारा जो स्थापना किया था उसे असफल माना जाता है, लेकिन जो इनका जो आगे बढ़ाया था रस बिहारी बोस ने ही बढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन जो हो जाएगा आपको भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं थे। बाकी सब आपको तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सब क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने का फलस्वरूप, तो वह क्या हो जाएगा? यदि बैंक दर कम कर दी तो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाजार की जो तरलता है वो क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। दर कम होने से क्या हो जाएगी, तो बाजार की तरलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की उच्चतम और लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राजस्थान है आपको बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, दोस्तों यदि यार आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला सेट हम जब भी अपलोड करें तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो दोस्तों आपने यदि रुक्मिणी का जो हमने वॉल्यूम 2 का भी सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, यदि उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे हमने कम समय में अधिक क्वेश्चन उसमें ऐड किया है। उसमें बहुत सारा आपको डिटेल्स दिए गए हैं, तो उसे आप जरूर जाकर देखिएगा। और यदि आपने वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन नहीं देखा है तो हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा तो आपको उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। तो उसे अभी आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बे दोनों गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर भी कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, जो जल विद्युत उत्पादन का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वेग हो जाएगा, जो मूल भौतिक राशि नहीं है। अब विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई, ये सब क्या है, तो मूल भौतिक राशि है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मूल भौतिक राशियों टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी हो जाएगा, तो टोटल आपको 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो किस बल के कारण आपको दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत समिति के सिफारिश पर एमएसपी को लाया गया था। और यह सबसे पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1965 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी हो जाएगी? आपको ब्यूटेन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको पोटेशियम हो जाएगी। यदि पोटेशियम ना रहे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर आपको सोडियम भी हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम यहाँ पर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी आपको ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो वह किसको एटीपी में बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट को, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है वो क्लोरोप्लास्ट को एटीपी के रूप में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज हो जाएगी, जो आपको कहाँ पाई जाती है? तो आपको कान में यह पाई जाती है। यदि पूछ दिया कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको यह फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है?
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो सही पढ़ देते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायता करता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका घाव बढ़ने में इसकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आपको होने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो निम्न में से सबसे मीठी चीनी आपको कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी कि फ्रक्टोज है इसमें सबसे अधिक मीठी है। जब हम अपने बिजली बिल की भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो वो किसके लिए भुगतान करते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम उसमें भुगतान करते हैं। और जो बिजली बिल होता है वो किस में मापा जाता है, तो इसे भी आप देखिएगा KWH में मापा जाता है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम अंडाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल में नमी पर, यानी वायुमंडल में कितनी नमी है उसी पर आपको वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नैरोबी हो जाएगा। इसकी स्थापना भी एक बार पूछी गई थी, तो स्थापना को याद रखिएगा 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। और UNEP का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया था। UN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस क्रम में दिए गए हैं वही क्रम है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित लगाया था? वो कहाँ लगाया था? तो आपको सूरत हो जाएगा। और यह कब लगाया था? तो यह 1668 में लगाया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रांसीसियों की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन एक स्थलीय सरकार के कार्यों का नहीं है? जो स्थानीय सरकार होती है उसके कार्यों में एक नहीं आता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जो कार्य है उसके नहीं आता है, लेकिन उसके कार्य में आता है लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग सेवाएं, सबके स्थानीय सरकार के कार्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही वह निर्णय दे सकते हैं कि यह आपको धन विधेयक है या नहीं। और यह निर्णय कितने अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो आपको हो जाएगा 110 के 3 हो जाएगा। कितना? 110 के अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। वित्त आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोई अधिकतम अवधि इसमें नहीं वर्णित किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बनाए या फिर बिहार सचिवालय से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका रिलेटेड वीडियो बनाए, तो आप उसका नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें, ताकि अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन मेरा होने वाला है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपको सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। यह क्या आपको गलत दिया गया है? तो सबसे पहले सही के बारे में देख लेते हैं। भारत के जो महान्यायवादी है उनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है, और वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी महापौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर सजावट करना है कि निम्नलिखित राज्यों में उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी कि कब कब किसका गठन किया गया उसके बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। तो सबसे पहले नागालैंड का गठन किया गया, फिर हिमाचल प्रदेश का आपको किया गया, फिर मणिपुर का हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। तो इसका हम बता देते हैं कि इसका गठन आपको कब कब किया गया है। तो इसका गठन आपको किया गया है आपको 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 हो जाएगा। और साथ ही हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया गया है ये आपको 1971 में इसका गठन किया गया है। और सिक्किम का जो गठन किया गया है आपको 1975 में इसका गठन किया गया है। और मिज़ोरम का जो गठन किया गया है
तो मिजोरम का गठन आपको 1987 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो कितनी परसेंट हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 51.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वीटो को शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं किया जाता है? तो वो कौन सा वीटो है जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विशेषित वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो कितने बहुमत से आपको पारित किया जाना? तो ऑप्शन नंबर यह डी हो जाएगा। सांसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से तथा साथ अधिक से अधिक राज्यों को अनुमोदन से इसे पारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप आपको पोलो से हो जाएगा, लेकिन यदि ये पूछ दिया है कि ब्रिज जो है यह किस खेल से संबंधित है तो आपको यह होलकर ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया है जो आपको भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद जल विद्युत परियोजना देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो किन राज्यों को वह लाभ देता है रिहंद जो जल विद्युत परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपको भारत हो जाएगा। भारत में आपको विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो आपको अटल टनल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई भी पूछा गया था 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। 50 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? तो 132 डिग्री के फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यूक्रेन जो हो जाएगा आपको जो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं हो जाएगा, लेकिन जो आपको शंघाई सहयोग का जो गठन हुआ है या इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन आपको 1966 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से शुरू हुई थी? तो बाल्को किसकी सहायता से हुई थी? आपको ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1965 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो अपना प्यारा भारत हो जाएगा। भारत में आपको जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को किस भाषा के लिए दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो कोंकणी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो वो आपको हो जाएगा 1800 कितना हो जाएगा? तो 75 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वह किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया गया था आपको हो जाएगा 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। सॉरी दोस्तों, 66 नंबर का है। भारतीय सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन किया था? तो इसका जो गठन किया गया था तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1779 में हो जाएगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि जो पहला था या फिर जो पहला जो इसका जो गठन किया गया था इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से हो जाएंगे? तो विद्वेश्वरी प्रसाद मंडार हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। और इसका जो दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ककड़ी और खीरा है जो आपको ये जायद की फसल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका सेट नंबर 2 हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजीव कुमार है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज किया गया है? वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है तो कितने प्रतिशत आपको अनुमान इसमें दिए लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी यानी कि 3.9% हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 था उसका सॉल्यूशन किया, साथ ही जितना इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसको भी हमने किया। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और साथ ही वॉल्यूम 2 का यदि आपने नहीं देखा है तो उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और रुक्मिनी का भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि उसे आप आसानी से देख लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।